हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग आप लोग? खूबसूरत सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ठेठ पहाड़ी ब्लॉगर UK11। तो फाइनली गाइस आज हम गए हैं नीलेश्वर मंदिर है यहाँ ऊपर पे। यहाँ से शूट कर रहे हैं नीचे को। आज है कितनी तारीख होगी? आज 13 तारीख होगी। कल से उतरायण स्टार्ट होने वाली है। और जस्ट देखो भाई आज क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब कैसी तैयारी हो चुकी है उस टाइप की, वो दिखाएंगे आप लोगों को। और थोड़ी बहुत जानकारी हमारे चंदन भाई साहब हमारे साथ, भाई चंदन भाई साहब है, ये बताएंगे आप लोगों को। इसको नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो ये बंदा बताएगा इसके बारे में क्या है उत्तरायणी मेला। तो दिखाते हैं भाई आप लोगों को। चल भाई बता दो उत्तरायणी के बारे में। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर उत्तरायणी मेला शुरू हो गया है। उत्तरायणी मेले का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तरायणी मेला है यह हमारे पूरे कुमाऊँ स्तर का जो है सबसे पुराना जो पौराणिक मेला है वो है। और इसका जो उल्लेख है, जो इतिहासकार जो ई शर्मन ओकले हैं, उन्होंने 1905 में एक बुक लिखी, उसमें भी जो है उत्तरायणी मेले का जो है उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा जो उत्तरायणी मेला है यह सरयू और गोमती के संगम पर लगता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में सरयू और गोमती का अपना एक पौराणिक महत्व है, जिसमें सरयू जी को गंगा और गोमती को यमुना के समान माना गया है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऊपर से सरयू नदी यहाँ पे बह रही है, और ठीक इसके राइट साइड में जो है गोमती जी यहाँ पे बह रही है। तो गोमती और सरयू का संगम यहाँ पर होता है। और ये भी माना जाता है, पुराणों में ये भी लिखा है कि जो बागेश्वर है इसको उत्तर का वाराणसी कहते हैं। और जिस तरीके से वाराणसी में 3 नदियों का संगम होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका सरयू, गोमती और अदृश्य सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो भागीरथी, सरयू और गोमती के संगम पर हमारा जो है ऐतिहासिक नगर जो है उत्तर का वाराणसी हमारा बागेश्वर स्थित है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड काल था, तो कोविड की वजह से यहाँ पे मेला नहीं हो पाया था। इस वर्ष जो 2023 है, तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारा लोकल प्रशासन है और जो नगर पालिका है बागेश्वर की स्पेशली, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन करने जा रही है, जो आने वाले 14 जनवरी से लेकर लगभग 24-25 जनवरी तक यहाँ मेला होने वाला है। तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। पूरे कुमाऊँ मंडल ही नहीं अपितु यहाँ पर गढ़वाल मंडल के लोग भी इस मेले में प्रतिभाग करते हैं, क्योंकि जो उत्तरायणी मेला है माघ महीने में हमारे कुमाऊँ के अलावा गढ़वाल क्षेत्र में भी अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। जैसे जिसको हम स्थानीय भाषा में घुघुतिया त्यौहार भी कहते हैं। इसमें बच्चे जो है जो कौवे हैं उनको बुलाते हैं, और जो आटे के बने जो हमारे घुघुते हैं वो बच्चे जो हैं कौवों को खिलाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है। निर्भय चंद जो था एक कुमाऊँ चंद्रवंश का राजा निर्भय। जैसे भाई ने बोला कि यहाँ घुघुतिया मनाते हैं भाई, तो हमारे यहाँ ये कुमाऊँ वाले हैं, मैं गढ़वाल वाला हूँ भाई। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सगरान बोलते हैं। मकर संक्रांति को सगरान होती है, कौ पखोई लगती है भाई। मतलब रात को कुछ मीठा बना देंगे और उसको रख देंगे सुबह के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सूजी, जो मिठाई वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें होती है यार, थोड़ा सूजी होती है, जो हलवा कुछ भी बनाए उसको सुबह कौवे को खिलाते हैं, कौवे को बुलाते हैं और कौवे को खिलाते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ सगरान हुई, और यहाँ कौ पकोई मतलब उत्तरायणी में घुघुतिया बनते हैं हमारे यहाँ, कौ पकोई लगती है कौवे को बुला के। तो आगे कंटिन्यू बोलेंगे, मतलब इसके बारे में डीपली नॉलेज लेंगे भाई आज, और यही बताएगा, ये बंदा बताएगा आज। चल भाई बता। देखिए इसके पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि जब निर्भय चंद जो थे तो उनको कौवा काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो ये कहानी ये बताया जाता है इतिहास में कि निर्भय चंद को जो उनके सेनापति थे, तो उनको मारने के लिए क्या है जंगल में ले जाते हैं और उनको एक पेड़ पे बांध देते हैं। और उसके बाद जो उनके जो कौवे थे, तो कौवों को अच्छा मानते थे, वो उनको खाना वाना खिलाते थे, जैसे रोटी देना या फिर उनको कोई गुड़ वगैरह देना। इस तरीके से जो कौवों को खिलाते थे। तो कौवों ने क्या किया, जो राजा थे तो राजा तक वो सूचना लेके आए कि, तो जब कौवे जो सूचना लेके राजा तक आए, तो जो अन्य जो उनके सेनापति या अन्य सेना थी राजा की, तो निर्भय चंद को बचाने उस स्थान पे गए, और इस वजह से कौवों की वजह से जो है निर्भय चंद की जान बची। तो उस समय से जो राजा थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि चलो हम जो है जो कौवों के एक मेला बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं अभी मकर संक्रांति कहते हैं। इस तरीके से इतिहास में भी इसको जोड़ कर दिखाया था। मुझे अच्छी तरीके से अभी याद नहीं आ रहा भाई हमारे यहाँ बताओ क्या माने था। एक धारणा हमारे यहाँ है, जो कौवे होते हैं ना, उसमें जो हमारे पित्र हैं
जो हमारे पितर हैं उनकी आत्मा बसती है, इसलिए उनको भोग चढ़ाते हैं तो कौवे को बुलाते हैं। तो इस टाइप से भी इसकी कहानी है, हम ऐसे ही मान्यता मानते हैं। लेकिन इस बंदे ने बताया वो भीमचंद वाली कहानी, तो हाँ, निर्भय वो भी चंद होगी वाली ये है, निर्भय इस चंद तरीके से वाली। मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं आ पा रही है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है कुमाऊँ और गढ़वाल का एक सांस्कृतिक जामती केंद्र भी बनाया जाता है, क्योंकि कुमाऊँ का जो बागेश्वर जनपद है, स्पेशली यहाँ पर जो दानपुर घाटी है, दानपुर घाटी के लोग भी इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और कुमाऊँ की जो गोमती घाटी, स्पेशली कतियूर घाटी, जो हमारा बैजनाथ और ऊपर जो गरुड़ वाला एरिया आता है, कौसानी जिसको हम बलना भी कहते हैं, कौसानी का जो पिंगनाथ वाली पहाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पर जो हमारा कांडा क्षेत्र है, सिमसार वाला क्षेत्र है, और इसके अलावा जो कपकोट, दानपुर घाटी, आपका हमारा जो सामा है, लीटी है, तो इस एरिया के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। और इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो हमारे भूटिया तिब्बती व्यापारी हैं, हुणिया व्यापारी हैं, या फिर जो हमारे लोकल के जो कुटीर धंधे करते हैं, या फिर जो हस्तकरघा उद्योग अपना स्थापित करते हैं, तो उनके लिए भी ये मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें। और इसके अलावा जो नृत्य है हमारा, चांचरी नृत्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जैसे मेले वेले यहाँ पर जो अन्य जो हमारे चैनल है हमारे, हाँ, उनमें भी है बहुत सारी वीडियो, CCN न्यूज़ है, या फिर अन्य जो हमारे न्यूज़ 31 उत्तराखंड है, ये भी आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। तो जोड़ा चांचरी नृत्य भी यहाँ पर किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक युद्धप्रद गीत भी उसको कहते हैं, नृत्य उसको कहते हैं, जो कि जो आप चांचरी नृत्य देखेंगे या फिर जोड़ा नृत्य देखेंगे, तो उसमें आपको एक अनुभूति यानी वीरता की अनुभूति आपको अंदर से फील होता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका महत्व है। और दूसरा जो हमारे यहाँ पर बागनाथ जी का मंदिर है, और मार्कंडेय ऋषि जो है, नहीं पहले एक होता, जैसे जो वो था क्या बोलते हैं मतलब मार्कंडेय ऋषि जी, एक उसकी एक कहानी भी है, मतलब पहले वो मुझे कंफर्म नहीं है मतलब क्या चीज़ है। मार्कंडेय ऋषि की कहानी इस प्रकार से है कि कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जो थे वो भगवान शिव की ही तपस्या कर रहे थे। तो जब सरयू जी अवतरित हो रही थी इस पृथ्वी में, तो वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। व्याघ्रेश्वर इसका जो है नाम था, तो वो इसी वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है मार्कंडेय ऋषि जी तपस्थली कह रहे थे, इसलिए बागेश्वर को मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली भी कहते हैं। व्याघ्रेश्वर को बाद में बनते बनते बागेश्वर हो गया। तो जब मार्कंडेय ऋषि जी वो कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे, तो जो सरयू जी और गोमती जी बह रही थी, तो बीच में मार्कंडेय ऋषि जो है उनके लिए एक बाधा उत्पन्न कर रहे थे उनके मार्ग में। तो इस वजह से भगवान शिव जैसे देखते हैं कि यार ये तो इनकी जो तपस्या थी उसको भी भंग नहीं करना चाह रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ जो है स्वयं जो है यहाँ पर बाघ के रूप में अवतरित होते हैं। और जो माता पार्वती थी वो गौ माता के रूप में अवतरित होती है, और जिससे कि वो जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सरयू का जो पुराना पुल है, वहाँ पर ही मार्कंडेय ऋषि की अभी मंदिर टाइप का भी बना हुआ है, मंदिर बना है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान जो शिव जी हैं वो बागनाथ जिनको हम कहते हैं, वो बाघ के रूप में अवतरित हुए, और उन जो माता पार्वती थी जो यहाँ पर गाय के रूप में अवतरित हुई थी, तो उनका पीछा करते हुए गए। तो उसी में क्या हुआ, उनका ध्यान भंग हुआ, और भोलेनाथ से उन्होंने कहा कि जो है जो बाघ के रूप में थे, उन्होंने कहा मैं इस गाय की रक्षा करूँगा। तो इस वजह से जो अपने स्थान से उठे, और तब जो होता है यहाँ पर सरयू जी और गंगा गोमती जी को आगे को रास्ता मिलता है। कुछ इस प्रकार से उनकी मतलब जो खुद अपने रूप में अवतरित हुए शिव जी, और उन्होंने उनकी तपस्या भी वहीं पर पूर्ण हुई, साक्षात प्रभु मतलब अवतरित हुए। इसलिए काफ़ी ज़्यादा बागेश्वर जो है हमारा ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। और बाबा बागनाथ का ही आशीर्वाद है कि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी सुख समृद्ध हैं, और आशीर्वाद वर्तमान में भी बना रहे हैं, आगे भी बना रहे हैं। और जो अभी कोविड चल रहा है उससे सभी लोगों की रक्षा करें बाबा बागनाथ जी, और पूरे उत्तराखंड की रक्षा करें, अपितु पूरे देश की रक्षा करें। ठीक है, एक बात और है, जैसे जस्ट बोलते हैं ना मकर संक्रांति के दिन यहाँ को क्रांतिकारी थे कुमाऊं केसरी, उनके नाम से भी कुछ प्रसिद्ध है, तो वो भी महत्व भी है। क्योंकि सन भी बताओ उसका यार भाई, क्योंकि मैंने भाई पिछली वीडियो में थोड़ा गलत बता दिया था, 1929 बोला था, लेकिन कुछ इश्यू है उसमें, एक्चुअल डेट हम आज बताएंगे आप लोगों को। देखिए जो कुमाऊं में जो उत्तरायणी मेला है, इसका जो कुमाऊं में जो एक कुली बेगार, कुली बरदाइश और कुली उतार, 3 जो कुप्रथाएं थी अंग्रेजों के समय में, जब अंग्रेजी राज यहाँ पे चल रहा था 1815 के बाद में, तो उस समय क्या होता है कि 1921 का जब टाइम पीरियड आता है, तब बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और जो अन्य जो हमारे क्रांतिकारी थे, उसमें वो क्या करते हैं, जैसे विक्टर मोहन जोशी, उनका संबंध जो है अल्मोड़ा और बागेश्वर से काफ़ी ज़्यादा रहा है। यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी इंटर कॉलेज भी है उनके नाम पे, और 1929 में उन्होंने स्वराज मंदिर भी बनाया था, जिसका उद्घाटन जो है स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। तो 13-14 जनवरी 1921 को सरयू और गोमती के संगम पर लगभग 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यहाँ पर
कुली बेगार, कुली उत्तार और कुली वरदाइश जो 3 कुप्रथाएँ थी, उनके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन किया था। और जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जो डाइविल था, उसने यहाँ पर क्या किया था, डाइविल या मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा, उसने गोली चलाने का यहाँ पर क्या दिया था, आदेश दिया था। और वहाँ पर बद्रीदत्त पांडे एक फेमस उक्ति कहते हैं कि पंजाब केस नहीं, कुमाऊं केसरी के नाम से भी जानते हैं ना उनको। कुमांचल केसरी या कुमाऊं केसरी भी हम कहते हैं, बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं। तो चला लो गोलियां, आप कितने लोगों को मारोगे, तो वो भी डर जाते हैं अंग्रेजी से। तो उन्होंने कागज, वो सारे कागज अंग्रेजों के दस्तावेज थे जिसमें रजिस्ट्री, जिसमें कामकाज किया जाता था उनका, कौन क्या करेगा, डिटेल जो नियम कानून बनाए गए थे, नियम कानून थे, उनको क्या गया था, सरयू और गोमती जी के संगम पे मकर संक्रांति मंदिर के समीप ही जो मकर संक्रांति, जिसको हम घुघुतिया त्योहार कहते हैं, वहाँ पर जो है बहाया था। और इसी दिन से क्या हुआ था कि जो कुली बेगार प्रथा जो हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में व्याप्त थी, उसका अंत हुआ था। और उन डेट कौन सी थी वो? डेट 13-14 जनवरी 1921। 1921 भाई, 1929 नहीं, 1921। 1929 में गांधी जी आए थे यहाँ पर मंदिर का उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था। जो अभी हमारा सामने बागनाथ मंदिर जी के पास में जो स्वराज मंदिर है ना, उसका उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी ने, मतलब 1929 में आकर मोहन जोशी जी के बुलावे पे यहाँ पे आए थे। और 1929 में जो है आपके जो महात्मा गांधी है, 14 जून से 2 जुलाई तक, वो लगभग आपके कौसानी में भी रहते हैं। तो जब उत्तरायणी मेला शुरू होता है ना, जिस दिन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे यार नहाते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, डुबकी मारते हैं सरयू में पाप धुलने के लिए। वो क्या चीज़ है, मतलब मकर संक्रांति 15 को है या 14 को, कंफर्म नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार 14 तारीख 12 बजे से स्टार्ट होगा, 15 तारीख 12 बजे तक। अब आई डोंट नो कब होगा, क्या होगा, लेकिन मकर संक्रांति चाहे 15 को हो या चाहे 14 को, लेकिन उस दिन जैसे सरयू में स्नान करते हैं, तो उसके बाद बोलते हैं कि उसके पाप धुल जाते हैं, उसके बाद बाबा बागनाथ के दर्शन करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? मतलब देखिए, ये है कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व ये है क्योंकि उसको उत्तर का वाराणसी कहते हैं ना। तो जैसे वाराणसी जो आपका हमारा जो काशी है, जहाँ पर काशी को भी हम भगवान शिव की राजधानी के रूप में जानते हैं, तो ठीक उस प्रकार से यहाँ पर जो मकर संक्रांति है और सरयू जी में स्नान करने का उस दिन काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जिस तरीके से हम कुंभ मेले में स्नान करते हैं, अर्ध कुंभ में स्नान करते हैं, तो अर्ध कुंभ और कुंभ मेले के स्नान के समान ही मकर संक्रांति यानी माघ के महीने में, क्योंकि माघ और श्रावण का जो 2 महीना होता है हिंदू धार्मिक ग्रंथ में, उसमें भगवान शिव का उसको एक प्रिय माघ या माह के रूप में हम उसको मानते हैं। तो इसलिए उसका भी एक धार्मिक महत्व है, एक श्रावण के महीने में स्नान करने का और एक माघ के महीने में। माघ का महीना तो पूरा पवित्र ठहरा, पूरा पवित्र है। और इसमें हम जो हमारे क्योंकि जो हमारे ब्राह्मण लोग होते हैं, जिनको हमारे जो पंडित जी होते हैं, उनको हम जो है खिचड़ी भी दान करते हैं। खिचड़ी का वो भी देते हैं। इसका भी काफी ज्यादा महत्व है और स्नान का तो अपने आप में महत्व है ही। और जो कहते हैं कि सरयू जी में जो स्नान करता है इस समय, वो मान लिया उन्होंने कुंभ मेले में स्नान करता है, तृप्त हो जाता है, इस तरीके से। एक कहावत और है कि जो नदी के वली तरफ वाले अगले दिन उत्तरायणी मनाते हैं और पली तरफ वाले दूसरे दिन उत्तरायणी मनाते हैं, मतलब इस टाइप से है। अब वली पली का मेरे को पता नहीं है कौन पहले मनाता है, ऐसा भी होता है इधर ना। ये है, हाँ, जैसे दानपुर घाटी है उसमें अलग दिन मनाया जाता है, और जो हमारे अलग जो कचूर घाटी है उसमें अलग दिन मनाया जाता है, उसका अलग अलग महत्व है अपना अपना। इसके बारे में तो मुझे उतना पता है नहीं, बट हाँ, मतलब मैंने सुना था कुछ ऐसा होता है, एक पहले दिन मनाते हैं, एक दूसरे दिन मनाते हैं, 2 दिन का डिफरेंस होता है। और ये कचूर घाटी और शायद हमारे दानपुर घाटी की वजह से ये चीजें होती हैं। इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। मकर संक्रांति के दिन से क्या बोलते हैं, सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है ना, उत्तर दिशा में चलता है, सूर्य उत्तरायण दिशा में हो जाता है। उस दिन से जो है हल्के हल्के हमारे दिन भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। 1 घंटा बढ़ जाता है पूरा, 1 घंटा, मतलब कहते हैं कि उत्तरायणी के दिन से 1 घंटा बढ़ जाता है। सूर्य भगवान जो है उत्तरायण उत्तर में आ जाते हैं और सूर्य उत्तरायण भी होता है, इसलिए इसको उत्तरायण भी कहते हैं हम। तो इसके अनेक नाम हैं, जैसे कि बागेश्वर वाले नीलगिरी है, जैसे हम अभी नीलेश्वर पर्वत में बैठे सामने हमारा। एक बात और है, जैसे बोलते हैं कि बाबा बागनाथ मंदिर को पांडवों ने बनाया था, तो हम है नीलेश्वर में, और उधर है क्या बोलते हैं उसको, वो भीलेश्वर पर्वत। तो इसको भी मतलब यहाँ भी पुल बनने वाला था, बल चंडीगढ़ वाला एरिया में पुल बनने वाला था उनको, लेकिन सुबह हो गई थी इसलिए नहीं बन पाया। हाँ, इसके अलग अलग कहानियाँ, जैसे बैजनाथ मंदिर है उसकी भी इस प्रकार से कहानी है, क्योंकि उसको कतुरी राजाओं ने बनाया था। कहते हैं कि जैसे वो और ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करने वाले थे तो उजाला हो गया था, कुछ इस प्रकार से जो कहानियाँ यहाँ भी है। और जैसे कि आप सामने देखते हो डिग्री कॉलेज वाला एरिया है, तो वो हमारा जो है वहाँ पर सूरज कुंड है, और नीचे जो मंदिर है हमारा बागनाथ मंदिर, वहाँ पर अग्नि कुंड है, और भीलेश्वर और नीलेश्वर में अभी हम यहाँ पर है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा बसा हुआ है यहाँ पर बागेश्वर। ये एक बात और बता मेरे को, मतलब बहुत सारी मैंने कुछ अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी वो कंफर्म कर लेता हूँ कि सरयू शांत क्यों बहती है और गोमती रौद्र रूप में क्यों बहती है। देखिए, इसका अलग अलग महत्व है, क्योंकि अभी जो हमारे साइंटिस्ट है वो इस तरीके से कहते हैं क्योंकि जो ग्लेशियर से नदियाँ बहती हैं और वो हमेशा अमूमन शांत होती हैं। लेकिन इसका दूसरा रीज़न भी है कि यहाँ पर जो सरयू जी है इसमें कम जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो कम हैं,
और गोमती में जो है बड़े बड़े पत्थर वो है वो अधिक है। और जो सरयू नदी है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई भी है, यानी उनका जो बेसिन क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फैला है। और अपेक्षाकृत गोमती नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण है, तो इस वजह से भी जो उनकी जो जल प्रवाह का जो वेग होता है वो काफ़ी तेज़ है, इसलिए भी इसका ये रीज़न है। हाँ चलो मतलब एक विज्ञान के रूप में इसको हाँ, मान सकते इसका हैं, ये लेकिन मतलब जो लोकली लोग यहाँ से मानते हैं कि यार सरयू का जब सरयू आ रही थी तो लोग उसको बाजे गाजों के साथ लाए थे और गोमती इससे नाराज़ हो गई थी, तो वो नाराज़ हुई तो भाई कि वो बिल्कुल वहाँ से उधर रौद्र रूप में मतलब फाड़ते हुए आगे को आई थी। ये ऐसी भी कुछ धारणा है। ऐसा कुछ हो सकता है, बट इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। और एक और सुना था भाई, मैंने एक और चीज़ सुनी थी भाई, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि सरयू की शादी हुई है इसलिए वो बाजे गाजों के साथ आती है, और गोमती की शादी नहीं हुई थी तो इसलिए वो रौद्र रूप में आती है। से भी कहते हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इस प्रकार से इसकी कहानी बताते हैं कि जो सरयू जी हैं उनकी मतलब क्या कहते हैं उनकी शादी हुई थी और गोमती जी की शादी नहीं हुई थी, कुछ इस प्रकार से जोड़ के देखते हैं, बट इस बारे में जो ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ऐसा इतिहास का नहीं है, लेकिन मतलब लोकली लोग मानते हैं इस टाइप से, जो लोकल गाथाएं हैं, लोकल कथाएं जो लोकल लोग जानते हैं, लोकल लोग इस टाइप से भी है भाई। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, हम अपनी ओर से पुष्टि नहीं करते कि ऐसा चलो ठीक हो गया। तो भाई यार ये था आज का ब्लॉग, थोड़ा लंबा हो रहा है ब्लॉग, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन आज का आपने देखा होगा कि यार आज 13 तारीख को क्या कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आज पूरा स्टेबल हो गया है। और जो मंदिर में भाई पेंटिंग बन रही थी ना शिव जी की, वो भी ज़बरदस्त बन गई है, आप ब्लॉग में देखोगे उसको भी। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू, डोंट फॉरगेट दी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले यार भाई, बहुत मतलब करें ना, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे करण भाई, तो इनको प्लीज़ डू लाइक सपोर्ट। और भाई यार वीडियो जो है ना आप देख रहे हो यार कि वीडियो बहुत कलर ग्रेडेड वीडियो है ये, ऐसा नहीं कुछ ना, थोड़ा नॉर्मल वो है, लेकिन इसमें कलर ग्रेड वाली वीडियो है सारी। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एडिटेड वीडियो है, कलर ग्रेडेड वीडियो है भाई, इसमें कलर ग्रेडिंग कर रखी है इन वीडियो में। एडिटिंग को तो एक नंबर मिलना चाहिए यार भाई, इतनी एडिटिंग हो रही है भाई, टाइम लग रहा है, 4-5 घंटे लग रहे हैं भाई पूरी एडिट करने में इस वीडियो को और कलर ग्रेडिंग में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच द एंड। आप एंजॉय लो और आओ भाई बाबा बागनाथ में, ये क्या बोलते हैं मकर संक्रांति से स्टार्ट होने वाले उत्तरायणी मेले में भाई साहब जबरदस्त मेला हो रहा है इस बार, काफी जबरदस्त हो रहा है मेला, 10 दिन लगेगा, पूरा मजा आएगा आप लोगों को। अगर आपको संपर्क करना है कमेंट कर देना भाई, हम संपर्क करेंगे आप लोगों से। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हमारे सेलिब्रिटी आ रहे हो भाई, पंजाब के जस्सी के लोग हैं भाई साहब, वो भी आ रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर आ रहे हैं हमारे, कुमानी गढ़वाली तो आएंगे भाई साहब, वो तो है ही हैं, सिंगर भी आ रहे हैं इस बार, किशन महिपाल भी हैं, किशन महिपाल भी है, बड़े बड़े और मिस्टर बाज के नाम से है ना, वो भी आ रहे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े भाई। और जबरदस्त, और कपकोट में भी लग रहा है भाई, कपकोट में भी स्टार्ट होने वाला है। कपकोट अगर जिसको कपकोट जाना है, क्योंकि अभी तो हम यहाँ आए, थोड़ा हमारा काम है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो भाई कपकोट भी जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।